गंगा केवल एक नदी नहीं है, उत्तर भारत में लाखों लोगों के लिए यह जीवन ही है। यह एक माँ है, एक देवी और पीढ़ियों से एक साथी है। हिमालय की ऊंची चोटियों से यह अपनी लंबी यात्रा शुरू करती है। अपने साथ केवल पानी ही नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और जीविका भी ले जाती है। इसका पानी खेतों को सींचता है, शहरों और गांवों की प्यास बुझाता है और अनगिनत लोगों को रोजी रोटी देता है। इसके किनारों पर सभ्यताएं फली फूली हैं और कहानियां जन्मी हैं। गंगा और इसकी कई सहायक नदियां मिलकर एक ऐसा जलतंत्र बनाती हैं जो उत्तर भारत की विशाल भूमि की रीढ़ है। वे धागे हैं जो इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को बुनते हैं। लोगों और नदी के बीच का रिश्ता हमेशा से गहरे सम्मान का रहा है। नदी देती है और लोग कृतज्ञता के साथ प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल से यह बंधन सरल और शुद्ध था। लोग नदी के व्यवहार को समझते थे कि कब जलस्तर ऊपर उठेगा और कब नीचे जाएगा। वे इसकी सीमाओं को जानते थे और उनका सम्मान करते थे। नदी का अपना एक क्षेत्र था, उसका बाढ़ का मैदान, जो मानसून के दौरान उसका सही घर था। इस जगह को खाली या बेकार जमीन नहीं माना जाता था, इसे नदी का अपना आंगन माना जाता था। यह समझ किसी कानून की किताब में नहीं लिखी थी, बल्कि सदियों से इसके किनारों पर रहने वाले समुदायों की सामूहिक याददाश्त और ज्ञान में बसी हुई थी। लेकिन यह प्राचीन ज्ञान धीरे धीरे भुलाया जाता रहा। श्रद्धा लालच को रास्ता देने लगी। नदी, जिसकी कभी माँ की तरह देखभाल की जाती थी, अब एक ऐसी वस्तु की तरह मानी जा रही है जिसका उपभोग किया जा सकता है। इसके किनारे, जो कभी खुले और सांस लेने लायक जगहें थीं, अब प्राइम रियल एस्टेट के तौर पर देखे जा रहे हैं। नदी की शांत लय निर्माण और व्यवसाय के शोर में दब रही है। जीवन रेखा ही दम घोंट रही है और हम, इसके बच्चे, इस धीमी झरखोरी के मूक दर्शक बन रहे हैं। सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वह यह है कि हम सम्मान और सद्भाव के रास्ते से इतने दूर कैसे भटक गए। गंगा की यात्रा हमारी अपनी यात्रा का एक प्रतिबिंब है। जैसे जैसे हमारा समाज और अधिक जटिल और भौतिकवादी होता गया है, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता और अधिक लेन देन का हो गया है। हमने एक नदी के मूल्य को इस बात से मापना शुरू कर दिया है कि वह कितने जीवन को सपोर्ट करती है, बजाय इसके कि वह कितना पैसा कमा कर दे सकती है। इसकी सहायक नदियां जैसे यमुना, गोमती और घाघरा भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रही हैं। उन्हें भी निचोड़ा जा रहा है और उन पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। जो गंगा के साथ हो रहा है वही अन्य नदियों के साथ रहा है। नदी का स्वास्थ्य हमारे समाज के स्वास्थ्य का आईना है। गंगा के पवित्र किनारों पर एक नया तरह का जंगल उग रहा है। यह कंक्रीट और स्टील का जंगल है। बड़े होटल, फैंसी रिसॉर्ट्स, नई कॉलोनीज और दुकानें नदी के बाढ़ के मैदान पर ही उग रही हैं। ये निर्माण दीवारों की तरह हैं, जो नदी के प्राकृतिक रास्ते को रोक रहे हैं। खुले, रेतीले किनारे जहां नदी बारिश के दौरान अपने पानी को फैला सकती थी, वे गायब हो रहे हैं। उन्हें पक्का किया जा रहा है, उन पर निर्माण किया जा रहा है और उन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में दावा किया जा रहा है। यह एक अतिक्रमण है, नदी के अपने घर पर एक अवैध कब्जा है। यह धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन लगातार उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर वाराणसी और प्रयागराज के मैदानों तक इस अंधाधुंध निर्माण कई चीजों से पोषण प्राप्त कर रहा है। रिवर व्यू प्रॉपर्टी का लालच, टूरिज्म की ग्रोथ और शहरों का फैलाव सड़कें और पुल पानी के और करीब बनाए जा रहे हैं, अक्सर नदी के प्राकृतिक बहाव के बारे में सोचे बिना। पेड़ जो मिट्टी को एक साथ रखते थे, इमारतों के लिए रास्ता बनाने के लिए काटे जा रहे हैं। नदी का फ्लड प्लेन, जो एक प्राकृतिक स्पॉन्ज की तरह काम करता है, कंक्रीट से कठोर किया जा रहा है। यह क्षेत्र नदी के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। यह वह जगह है जहां नदी भूजल को अवशोषित करती है और दुर्लभ पौधों और जानवरों को सपोर्ट करती है। इस पर निर्माण करके हम इस वाइटल सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थानों में धार्मिक संस्थाएं भी कभी-कभी समस्या का हिस्सा होती हैं। नए आश्रम, धर्मशालाएं और घाट नदी के क्षेत्र का सम्मान किए बिना बनाए जाते हैं। पवित्र पानी के करीब रहने की इच्छा ऐसे निर्माण की ओर ले जाती है जो अंततः नदी को ही नुकसान पहुंचाता है। प्रशासन अक्सर आंखें मूंद लेता है या उसके नियम कंक्रीट के इस अथक दौड़ को रोकने के लिए बहुत कमजोर होते हैं। नदी को एक संकीर्ण चैनल में धकेला जा रहा है, जैसे एक जंगली जानवर को पिंजरे में बंद किया जा रहा हो।
लेकिन एक नदी को कभी भी पूरी तरह से पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। इसका परिणाम यह है कि नदी कुछ जगहों पर संकरी और गहरी होती जा रही है और दूसरों में उथली और चौड़ी। इसका प्राकृतिक स्वभाव हमेशा के लिए बदल रहा है। किनारों की मिट्टी, जो अब पेड़ों की जड़ों से नहीं बंधी है, आसानी से बह जाती है। नदी अपनी खुद को साफ करने की क्षमता खो रही है। कंक्रीट का साया जो इसके किनारों पर गिर रहा है, वह केवल सूरज की रोशनी को ही नहीं रोक रहा है, यह गंगा की जीवन शक्ति को ही रोक रहा है। हम अपने कंफर्ट को एक इकोलॉजिकल क्राइसिस के फाउंडेशन पर बना रहे हैं। यह भूल रहे हैं कि नदी की भलाई हमारे अपने से अविभाज्य है। एक नदी की याददाश्त लंबी होती है, वह अपना असली रास्ता कभी नहीं भूलती। सालों तक यह उन सीमाओं के भीतर चुपचाप बह सकती है जो हमने इसके लिए बनाई है। लेकिन जब मानसून की बारिश आती है, भारी और लगातार, तो नदी अपने पुराने घर को याद करती है। यह पानी से भर जाती है और अपने बाढ़ के मैदान को वापस लेने के लिए ऊपर उठती है। वही जमीन जिस पर हमारी कंक्रीट की इमारतों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसे ही हम बाढ़ कहते हैं। लेकिन यह नदी नहीं है जो हमारे घरों में बाढ़ ला रही है, यह हम हैं जिन्होंने अपने घर नदी के रास्ते में बनाए हैं। इसके परिणाम विनाशकारी और प्रेडिक्टेबल हैं। जब नदी को होटल, कॉलोनी और सड़कों से अवरुद्ध पाती है, तो पानी के पास कहीं जाने की जगह नहीं होती। यह बहुत तेजी से उन इलाकों में फैल जाता है जहां लोग रहते और काम करते हैं। हमने हाल ही में उत्तराखंड में ऐसा होते देखा है, जहां अचानक आई बाढ़ ने नदी के बहुत करीब बनी इमारतों को बहा दिया। प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों में निचले इलाके, जो नदी के बाढ़ के मैदान का हिस्सा हैं, हर साल बुरी तरह जलमग्न हो जाते हैं। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव निर्मित है। पानी केवल मिट्टी को ही नहीं बहा ले जाता, जिससे भारी कटाव होता है, बल्कि घर, सामान और अनमोल जीवन भी बहा ले जाता है। नुकसान केवल संपत्ति का नहीं है। बाढ़ उपजाऊ कृषि भूमि पर गाद और रेत जमा कर देती है, जिससे वे खेती के लिए बेकार हो जाती हैं। स्थानीय पारिस्थितिकी नष्ट हो जाती है। मछली और अन्य जलीय जीवन जो नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर निर्भर करते हैं, वे पीड़ित होते हैं। चित्रकूट जैसी जगहों पर, जहां मंदाकिनी नदी बहती है, अनियोजित निर्माण ने इस क्षेत्र को अचानक बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है, जिससे स्थानीय समुदाय और नाजुक इकोसिस्टम दोनों को खतरा है। हर साल हम वही कहानी दोहराते हुए देखते हैं। अतिक्रमण के बाद विनाश का एक दुखद चक्र। पानी नीचे उतरने के बाद यह नुकसान और दुख का एक निशान छोड़ जाता है। जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया है, उन्हें अपना जीवन फिर से बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, अक्सर उन्हीं वल्नरेबल जगहों पर। सरकार राहत प्रदान करती है, लेकिन यह केवल एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। असली समस्या अतिक्रमण है, जिसका शायद ही कभी समाधान किया जाता है। हम नुकसान का शोक मनाते हैं, हम बारिश को दोष देते हैं, हम नदी के क्रोध के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम आपदा को बनाने में अपनी भूमिका को देखने में विफल रहते हैं। नदी बस अपनी प्रकृति का पालन कर रही है। हम हैं जो प्रकृति के खिलाफ गए हैं। गंगा को बचाना केवल सरकार का काम नहीं है, यह एक साझा जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है जो हम में से हर एक पर पड़ता है। नदी सबकी है और इसलिए इसकी सुरक्षा सबका मिशन होना चाहिए। प्रशासन और सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें अतिक्रमण के खिलाफ कानूनों को सख्ती से और बिना पक्षपात के लागू करना चाहिए। नदी के बाढ़ के मैदान नो कंस्ट्रक्शन जोन का एक स्पष्ट और वैज्ञानिक सीमांकन पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस जोन को राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य के समान गंभीरता से संरक्षित किया जाना चाहिए। धार्मिक संस्थाएं जिनका लोगों पर बहुत प्रभाव है, उन्हें उदाहरण स्थापित करना चाहिए। वे श्रद्धा का सही अर्थ सिखा सकती हैं, जो केवल अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, बल्कि नदी के फिजिकल फॉर्म की रक्षा के बारे में भी है। उन्हें किसी भी निर्माण से बचना चाहिए जो नदी और उसके किनारों को नुकसान पहुंचाता है। वे अपने प्लेटफॉर्मों का उपयोग लाखों श्रद्धालुओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कर सकते हैं, जो इन पवित्र स्थानों पर आते हैं। वे सिखा सकते हैं कि माँ गंगा के लिए सबसे बड़ी प्रार्थना यह है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से और साफ बहने दिया जाए।
यह समुदाय की मानसिकता को बदल सकता है। आम नागरिक की भूमिका शायद सबसे शक्तिशाली है। हमें नदी की आंखें और कान बनना चाहिए। हमें अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए और अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। हमें नदी के किनारे को अपने कचरे के लिए डंपिंग ग्राउंड मानना बंद करना चाहिए। हम सफाई अभियान और किनारों पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। देशी पेड़ लगाकर हम नदी के हरे भरे आवरण को बहाल करने में मदद कर सकते हैं, जो किनारों को मजबूत करता है और मिट्टी के कटाव को रोकता है। एक जागरूक और सक्रिय समाज वास्तविक परिवर्तन के लिए आवश्यक दबाव बना सकता है। अंततः हमें विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन खोजने की जरूरत है। इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। हमें सड़कें, पुल और घर चाहिए, लेकिन उन्हें इस तरह से बनाया जाना चाहिए जो प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करे। हमें अपने पूर्वजों के पारंपरिक ज्ञान को पुनर्जीवित करना चाहिए, जो नदी के साथ सद्भाव में रहते थे। गंगा हमें हजारों सालों से दे रही है। अब हमारी बारी है कि हम वापस दें। हमें इसे स्पेस देना चाहिए, हमें इसे सम्मान देना चाहिए और हमें इसे ठीक होने का मौका देना चाहिए। गंगा का भविष्य हमारी सभ्यता का भविष्य है।